हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर ओनिक्स क्लासेज पर। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है, सागर ओनिक्स क्लासेज पर आज हमारी ये फर्स्ट क्लास आप सभी को देखने को मिल रही है। इस फर्स्ट क्लास में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के लिए यहाँ पे यानी कि राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2026-27 सत्र के लिए हम यहाँ पे आप सभी के लिए साइंस की क्लासेज लेकर आने वाले हैं। यानी कंप्लीटली गाइड आपको, कंप्लीटली नोट्स आप सभी को यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल सागर ऑनिक्स क्लासेज पर देखने को मिलने वाले हैं। आज की वीडियो में हम यहाँ पे चैप्टर 1 डिस्कस करने वाले हैं। हमारे चैप्टर 1 का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसके बारे में हम यहाँ पे कम्प्लीटली देखने वाले हैं। और ये जो कम्प्लीटली क्लास रहने वाली है, ये अपडेटेड पैटर्न के आधार पर रहने वाली है और हर एक वर्ड्स को यहाँ पे विस्तार के साथ समझाने वाला हूँ। तो चलिए, मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा, आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो चैप्टर 1 है क्लास 10th का, चैप्टर 1 का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले हमारे पास में रासायनिक अभिक्रिया आती है। इसकी हमें डेफिनेशन, परिभाषा पता होनी चाहिए कि इसका अर्थ क्या है, मीनिंग्स क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसकी परिभाषा के बारे में बात करें तो जो रासायनिक अभिक्रिया है, इसका अर्थ है जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया अर्थात केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद में उनसे जो नया पदार्थ बनता है उसे यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया है पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? जब छोटे छोटे अणुओं से मिलकर जो वस्तु बनती है उन्हें कहा जाता है यहाँ पे पदार्थ। ठीक है, अब यहाँ पे पदार्थों के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। यानी कहने का मतलब है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिले, उनके मिलने से एक नया वस्तु मिली, नए पदार्थ मिला, तो उसे हम यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब रासायनिक जो अभिक्रिया होती है, इसके लक्षण क्या है, इसको हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स, इसके जो लक्षण देखने को मिलते हैं वो यहाँ पे रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं तो उनमें पदार्थ का जो नया वस्तु बनती है उसका रंग बदल जाता है। ठीक है, रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है। तापमान तापमान में परिवर्तन, ठीक है, यानी कि उष्मा का निकलना या अवशोषण होना, ये देखने को मिलता है। गैस का निकलना यानी कि बुलबुलों का बनना, अवक्षेप का बनना, प्रकाश का निकलना और गंध में परिवर्तन। ठीक है, यानी कि नई गंध का बनना या पुरानी गंध का बदलना, प्रकाश से चमक का निकलना, अघुलनशील ठोस का बनना, गैस बुलबुलों का बनना, उष्मा का निकलना, अवशोषण होना, पदार्थ का रंग बदल जाना। ये सभी फ्रेंड्स यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे कंप्लीटली वर्ड्स को हम यहाँ पे डिटेल साथ समझने वाले हैं, एक एक वर्ड्स को यहाँ पे अलग से आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए, अब हम हर टॉपिक्स को यहाँ पे विस्तार से देखते हैं। ठीक है, क्लास 10th साइंस की यहाँ पे राजस्थान बोर्ड। और आप अगर नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9352164234। इन पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, हमारी टेक्निकल टीम से आपको मैसेज मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप इनके नोट्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। काफ़ी सारे नोट्स हैं, कंप्लीटली चैप्टर्स, कंप्लीटली 10th साइंस है, उसके कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड है आप सभी को। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को इस तरीके के नोट्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए, हम यहाँ पे क्लास स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एक समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, रासायनिक अभिक्रिया होती है जब दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनते, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ते हैं, आपस में मिलते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण होते हैं, उसे यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया का तो हमें पता चल गया, हमने उसमें लक्षण क्या क्या देखे थे कि गंध का निर्माण होता है और यहाँ पे नए पदार्थ का निर्माण होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, ये सभी यहाँ पे उनके लक्षण देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड्स हो रहा है रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया तो हमने देख ली है, लेकिन रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो रासायनिक समीकरण क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया को, अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का उपयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, यानी कि किसी पदार्थ को प्रतीकों के द्वारा,
ठीक है, और सूत्रों के द्वारा, रासायनिक सूत्रों के द्वारा उन्हें यहाँ पे दर्शाना, उन्हें प्रदर्शित करना ही यहाँ पे रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा सोडियम, ठीक है, तो सोडियम को हम यहाँ पे इस तरीके से नहीं लिखेंगे, जो इक्वेशन करेंगे, समीकरण संतुलित करेंगे, उसमें यहाँ पे सोडियम नहीं लिखा जाता। सोडियम का जो रासायनिक प्रतीक चिन्ह है वो क्या होता है, Na होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन करेंगे, केमिकल इक्वेशंस करेंगे, ठीक है, उसमें यहाँ पे सोडियम ना लिखते हुए हम उसमें क्या लिखेंगे, Na, ठीक है। और फिर Na के साथ में कोई नए पदार्थ का यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन करेंगे, दोनों को मिलाएंगे और इनके मिलाने से यहाँ पे जो नई वस्तु बनती है उसे यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब पदार्थों को, उनके प्रतीकों एवं रासायनिक सूत्रों का उपयोग करके दर्शाना यहाँ पे क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है Zn, तो Zn क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे जिंक है, ठीक है। जिंक, यहाँ पे जिंक का रासायनिक प्रतीक चिन्ह क्या होता है, Zn होता है, ठीक है। प्लस H2SO4, प्लस का H2SO4, H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। जब हमने जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई तो हमें जिंक सल्फेट प्लस का हाइड्रोजन, इसका हमें निर्माण देखने को मिले। तो ये जिंक प्लस जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, अभिकारक है, और इनसे जो नया उत्पाद बना है वो क्या है, यहाँ पे ये उत्पाद है। ये तो अभिकारक है और इनसे जो नई वस्तु निर्माण होती है वो क्या होती है, उत्पाद होती है। हम यहाँ पे आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अभिकारक क्या है, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया जिंक प्लस का सल्फ्यूरिक अम्ल, तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, अभिकारक, जो कि अभिक्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। जैसे हम किसी कंपटीशन में हिस्सा लेंगे तो हम उसमें क्या हो गए, अभिकारक हो गए, और उस कंपटीशन से क्या रिजल्ट निकल रहा है वो क्या होता है, उत्पाद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल क्या हो गया, अभिकारक हो गया, और इनसे जो नई वस्तु मिली जिंक सल्फेट प्लस का हाइड्रोजन, ये यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड्स, उत्पाद हो गया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब उत्पाद क्या है, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर, इनकी कंप्लीट होने पर प्राप्त होते हैं, उन्हें उत्पाद कहलाते हैं। इनके उनका रिजल्ट क्या निकल रहा है उसे यहाँ पे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक है। तो जिंक सल्फेट प्लस का हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो गया, ये फ्रेंड्स उत्पाद हो गया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। जैसे अपन चाय बनाते हैं तो चाय में अपन ने दूध डाला और यहाँ पे चाय पत्ती डाली, तो वो तो क्या हो गए, अभिक्रिया अभिकारक हो गए, ठीक है, उसमें हिस्सा ले रहे हैं, और उससे हिस्सा लेने के बाद में हमें कुछ समय बाद उससे यहाँ पे बनाने की प्रक्रिया की, तो उससे हमें चाय देखने को मिली, उससे चाय बनी, और चाय वहां पे क्या हो गई फ्रेंड्स, उत्पाद हो गई, उसका एक रिजल्ट निकला, ठीक है। आगे बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। हम अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें जितने भी समीकरण है वो कैसे संतुलित करते हैं, कैसे उन्हें देखते हैं, कैसे उन्हें संतुलित किया जाता है, वो अलग से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक व उत्पाद दोनों पक्षों में समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि ऐसी अभिक्रिया, ऐसा समीकरण जिसमें यहाँ पे अभिकारक और उत्पाद दोनों पक्षों में, यानी कि LHS पक्ष और RHS पक्ष दोनों पक्षों में यहाँ पे जो अभिकारक उत्पाद है उनकी परमाणु की संख्या यहाँ पे क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3Fe प्लस 4H2O, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तो क्या है, फेरस है, फेरस का Fe क्या है फ्रेंड्स, आयरन है, ठीक है। मैं यहाँ पे अलग से क्लास लेकर आऊंगा जिसमें यहाँ पे जितने भी तत्व हैं उनके यहाँ पे प्रतीक चिन्ह, उनके ट्रिक्स हम अलग से आपको बता दूंगा। Fe यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, आयरन है, लोहा है, ठीक है। यानी 3 तो यहाँ पे आयरन है, फेरस है, प्लस 4H2O, 4 यहाँ पे क्या है, जल है, ठीक है। तो 3Fe प्लस 4H2O, तो यहाँ पे इसकी अभिक्रिया करें तो क्या हो गई, Fe3O4, तो Fe कितने यहाँ पे 3, O कितने यहाँ पे 4, प्लस का 4H2O, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से संतुलित किया जाता है। उसके बाद में 2H2 प्लस O2, जब हमने इसको संतुलित किया तो यहाँ पे क्या हुआ है, 2H2O, तो यानी कि 2 यहाँ पे क्या है, H है, 2H2 और O2 भी कितने हैं यहाँ पे 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अगर देखें तो यहाँ पे जो आपको O दिख रहा है ये भी कितना है, यहाँ पे 2 है, O भी यहाँ पे कितने हैं, 2 है, और यहाँ पे 2H2 यहाँ पे कितने हैं, 2H2 है, और 2 ही क्या है, O2 है, तो 2H2O ये इस तरीके से यहाँ पे संतुलित होता है। कैसे संतुलित करेंगे वो हम आगे देखने वाले हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से प्रकार देखने को मिलते हैं, इनके कौन कौन से प्रकार से मेजर्स हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले आती है संयोजन अभिक्रिया, जिसे संयुग्मन अभिक्रिया भी कहते हैं और योगात्मक अभिक्रिया भी कहा जाता है। संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम है संयुग्मन अभिक्रिया और योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद में हम देखने वाले हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया
उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक एक अभिक्रिया को देखते हैं, एक एक अभिक्रिया के बारे में डिटेल से यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया की। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं तो उनसे केवल एक ही पदार्थ का निर्माण होता है। यानी कि जो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे तो उनसे सिर्फ और सिर्फ हमें कितना उत्पाद देखने को मिलेंगे? सिर्फ एक उत्पाद देखने को मिलेगा, दो उत्पाद नहीं देखने को मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक उत्पाद देखने को मिलता है। उसे यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे देखता हूँ C+O2। ठीक है, सी यहाँ पे क्या है? कार्बन, ओ यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन। तो C+O, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इसका निर्माण किया तो क्या मिला? CO2 मिला, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली। ठीक है, तो C+O2 कोयले का दहन हो गया। जल का निर्माण 2H2+O2, तो यहाँ पे 2H2, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एकल उत्पाद बन रहा है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ कितना उत्पाद मिल रहा है? सिर्फ एक उत्पाद मिल रहा है। तो उसे यहाँ पे फ्रेंड्स संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जिसे यहाँ पे क्या फ्रेंड्स क्या कहते हैं? यहाँ पे संयुग्मन अभिक्रिया, ये योगात्मक अभिक्रिया। गंधक का धन S+O2, तो यहाँ पे SO2 का निर्माण हुआ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण CaO+H2O, तो CaOH यहाँ पे मिला। ठीक है, यानी केवल और केवल एक उत्पाद का निर्माण हो उसे यहाँ पे संयुग्मन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया या फिर संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, मिट्टी की अम्लीयता कम करने के लिए यहाँ पे एक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, वो होता है CaOH का होल्टवाइट, जिसे यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। इसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? तो वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें जो एक अभिकर्मक होता है वो टूटकर दो उत्पादों में दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। यानी कि उसमें दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण हो उसे यहाँ पे फ्रेंड्स वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो 2FeSO4 है वो किसमें उत्पाद? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, इसमें इसका निर्माण देखने को मिलता है। दो या दो से अधिक उत्पाद मिलते हैं उसे यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की वियोजन अभिक्रिया। कैल्शियम कार्बोनेट की वियोजन अभिक्रिया आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें आपसे पूछा जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट की वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है CaCO3, तीर का निशान CO+CO2। ठीक है, तो ये यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण देखने को मिलता है। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड भी एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का उपयोग शाम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शाम श्वेत फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का यहाँ पे उपयोग किया जाता है, यानी कि AgBr का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है उसे यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो ऊष्मा होती है वो किसके रूप में उत्सर्जित होती है? ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है। ठीक है, उसे यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पे देखिए प्राकृतिक गैस का दहन, तो CH4 प्लस का 2O2, तो CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊर्जा, इसके रूप में इसका ऊर्जा का क्या हुआ? निर्माण हुआ। ठीक है, तो श्वसन भी क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यानी श्वसन मानव जो कहते हैं उसमें जो मनुष्य प्राणी वो क्या करता है? श्वसन की अभिक्रिया करता है। तो श्वसन भी यहाँ पे क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे है? तो यहाँ पे समझते हैं। मनुष्य को जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। यानी कि हमारा जो मानव शरीर है उसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। और पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थों में टूट जाते हैं। यानी जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो जो हमारा जो भोजन है वो खाद्य पदार्थों के रूप में क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से यहाँ पे ग्लूकोज प्राप्त होता है, यानी कि C6H5 ग्लूकोज का यहाँ पे क्या होता है? प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। यानी कि जो ग्लूकोज है वो हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन, हमारी जो मानव शरीर है उसमें जो कोशिकाएं उपस्थित उसमें उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा प्रदान करता है। यानी C6H12O6 यहाँ पे क्या है? ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के साथ इसने अभिक्रिया कराई तो 6CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, इसका निर्माण देखने को मिलता है।
आगे बात करते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है, यानी कि ऊर्जा का अवशोषण हो उसे तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है, और जिसमें उत्सर्जित हो उसे यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इन कहने का मतलब ये है कि ऐसे इक्वेशन या ऐसा अभिक्रिया, ऐसी समीकरण जिसमें यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर, जैसे मान के चलो हमारा ये स्थान है, इस स्थान पर हम पहले स्थित थे, लेकिन इस स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ गया तो वो अपना अस्तित्व वहां से क्या हो गया, हट गया। यानी किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा आ जाता है, दूसरा समूह स्थान ले लेता है, तो उसे यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया की। तो वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका आदान प्रदान होता है, लेन देन होता है, उसे यहाँ पे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं उपचयन अभिक्रिया की। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो, वृद्धि हो, तथा हाइड्रोजन का क्या हो, त्याग हो, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें जो ऐसी इक्वेशन या ऐसा समीकरण या ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो, वृद्धि हो, ऑक्सीजन की अधिकता हो और हाइड्रोजन का कम हो, हाइड्रोजन का त्याग हो, उसे यहाँ पे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Mg+O2, तो 2MgO, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ, यहाँ पे निर्माण हुआ। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे O कितने हैं, 2। ठीक है, यहाँ पे O2, ठीक है, ओ को हम ऑक्सीजन को क्या लिख सकते हैं, O2 लिख सकते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन को क्या लिख सकते हैं, N2 लिख सकते हैं। ऐसे ऑक्सीजन को क्या लिख सकते हैं, हम O2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने Mg+O2 की इक्वेशंस कराई, यहाँ पे समीकरण करवाया, तो 2MgO, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हुआ, वृद्धि हुई। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 था, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन 1 था वो यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया। यानी कि ऑक्सीजन का क्या हुआ, यहाँ पे निर्माण हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन का वृद्धि हो, उसे यहाँ पे क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। तो आपको सिंपल सा याद रखना है, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का त्याग हो, उसे यहाँ पे उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। आगे बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया की। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो तथा ऑक्सीजन का त्याग हो, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि उपचयन अभिक्रिया का उल्टा अपचयन अभिक्रिया कहती है कि हाइड्रोजन की क्या हो, वृद्धि हो, और ऑक्सीजन का क्या हो, कम, ऑक्सीजन का त्याग हो, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Cu+H2, तो Cu+H2, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसकी क्या हुई, वृद्धि हुई, और यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ, त्याग हुआ। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स रेडॉक्स अभिक्रिया की। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जिन रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन तथा उपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों ही यहाँ पे साथ हो। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन की वृद्धि भी हो, हाइड्रोजन का त्याग भी हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन का त्याग हो, यानी कि उपचयन और अपचयन दोनों साथ हो, उसे यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे CuO+H2, तो यहाँ पे CuO+H2 की अभिक्रिया करें तो Cu+H2 का निर्माण हुआ। ठीक है, ये तो हमारे अभिकारक हो गए, ये हमारे उत्पाद हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमने अभिक्रिया करे तो यहाँ पे CuO और यहाँ पे Cu, इनका तो क्या हो गया, अपचयन हो गया, और H2+H2 इसका क्या हो गया, उपचयन हो गया। ठीक है, तो ये यानी दोनों अभिक्रियाएं साथ में हो, उसे यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, हमारे जो दैनिक जीवन है, मानव शरीर, मानव जगत है, उसमें हमारा जो वातावरण है, उसमें दैनिक जो जीवन है, दैनिक गतिविधियां, उसमें उपचयन जो अभिक्रिया उसका क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है। पहला था संक्षारण। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। यानी कि हमारे जब कोई धातु होती है वो अपने आसपास अम्ल, अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे अम्ल क्षार एवं लवण, तो उसमें कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। आर्द्रता नमी के संपर्क में आती है तो वो क्या होती है, संरक्षित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहा हो गया, तो वो आर्द्रता के साथ में, नमी के साथ में आएगा तो उसमें क्या लगेगी, जंग लगेगी, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर काली परत,
तांबे के ऊपर हरे पर चंडा, लोहे पर जंग लगना, ये सभी क्या है, संक्षारण कहलाती है। यानी कि खैनी का मतलब ये है कि किसी खट्टे पदार्थ के साथ में क्रिया करने पर या नमी स्थान वाले के साथ कनेक्ट करने पर, उसके साथ अभिक्रिया करने पर, उसके साथ मिलने पर उसमें क्या जंग छड़ना, क्या कोई परत, जैसे लोहा है तो लोहा जमीन में पड़ेगा तो उसमें नमी आएगी, जमीन से वो पानी सोखेगा, सोखने के बाद उसमें क्या लगेगी, जंग लगेगी, तो जंग लग गई तो उसमें क्या हुआ, संक्षारण हुआ। ठीक है। विकट गंधिता, तेल में वसा के उपस्थिति अपचयित हो जाने पर ये विकट गंधित हो जाते हैं तथा इनकी गंध व स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। इनमें प्रतिओक्सीकारक मिलाकर अथवा भोज्य पदार्थ को निर्वाचित पात्रों में रखकर अथवा इनमें नाइट्रोजन प्रभावित करके इस प्रक्रिया को रोका जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। जैसे आलू की चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन प्रभावित करके इन्हें उपचयित होने से बचाया जा सकता है। कहने का मतलब है, ये आपने देखा होगा जो चिप्स की थैलियां आती है, आपने देखा होगा जो दुकान पर आप चिप्स लेते हो, उन चिप्स में थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो उनमें N2 गैस यानी कि नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है? क्योंकि उन्हें यहाँ पे विकृत गंधिता यानी कि उसमें गंध ना आए, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पे उपचयित होने से बचाया जाए, इसलिए उनकी जो चिप्स की पैकेट की थैलियां होती है उन पे यहाँ पे नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है। तो यह आपकी क्लास थी जिसमें चैप्टर 1 के बारे में मैंने आपको बताया है और इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन रह गई है। केमिकल रिएक्शन कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं अलग से क्लास लेकर आऊंगा, जिसमें आपको कंप्लीट रिएक्शन सॉल्व करना बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो केमिकल रिएक्शन को बहुत ही आसान तरीकों से। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 1 था जो मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा टेक्निकल टीम को, वो आपसे मैसेज कर देंगे और आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको बता देंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।